इस वीडियो में हम खत्म करेंगे एक्सरसाइज 5.6 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट 40 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ये है 41। A piece of equipment costs a certain factory 6 lakh। एक इक्विपमेंट आता है 6 लाख का। If it depreciates in value 15% first year, 13.5% second year and 12% third year and so on। डेप्रिसिएट होता जा रहा है वो अपनी वैल्यू में। कोई भी मशीनरी डेप्रिसिएट हो जाती है, घिस जाती है काम करते करते, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन इन वैल्यू हो जाता है। तो इसी तरीके से इस इक्विपमेंट में भी हर साल थोड़ी थोड़ी डेप्रिसिएशन होती जा रही है, तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो what will be its value at the end of 10 years? All percentages applying to the original cost। तो इसकी वैल्यू 10 साल के बाद कितनी होगी? अगर ये जो सारी परसेंटेजेस दे रखे हैं ये उसकी कॉस्ट का परसेंट होगी, मतलब जितने पे उसको हमने खरीदा था। तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है 6 लाख। तो पहले साल में डेप्रिसिएशन लगेगा 6 लाख का 15%, मतलब के 90,000। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट का ही लगने वाला है, तो 13.5%। तो 13.5 अपॉन 100 या फिर 135 अपॉन में 1000। तो ये हो जाएगा इसका 81,000। थर्ड ईयर में 6 लाख का 12%, तो ये हो जाएगा 72,000। अगर आप देखो तो 90,000 और 81,000 का डिफरेंस है 9,000 का। 81,000 और 72,000 का डिफरेंस है 9,000 का। तो ये एपी बनती जा रही है। 90,000 फर्स्ट टर्म, 81,000 एंड 72,000। हर साल इसमें कुछ कुछ घिसावट आ रही है। हमें पता लगाना है कि 10 सालों के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हमें पता चल जाए कि 10 साल में इसकी डेप्रिसिएशन टोटल मिला के कितनी है, तो हम इसकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं। तो 10 सालों में इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है, इसीलिए हमें करना पड़ेगा S10। तो फॉर्मूला होता है n/2 यानी 2n, n/2 मतलब 10/2, 2a मतलब 90,000 प्लस n-1 10-1 और d है 9,000 माइनस 9,000 है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये हो गया माइनस 9,000 का डी आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये S10 निकल जाएगा, 5 आ जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा 1,80,000। यहाँ पे आ गया 10-1 9, 9 को 9,000 से किया तो 81,000 माइनस 81,000। तो आ जाएगा 5 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 99,000, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,95,000। यानी कि 10 साल में टोटल डेप्रिसिएशन हो गया उसका, टोटल डेप्रिसिएशन इन 10 years इज 4,95,000। तो आफ्टर 10 years उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू आफ्टर 10 years 6 लाख का था, डेप्रिसिएशन हो गया 4,95,000 का, तो अभी उसकी वैल्यू रह जाएगी 1,05,000। इतनी वैल्यू उसकी रह जाएगी। नेक्स्ट है a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। एक स्कूल के बच्चों को उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 7 कैश प्राइजेस दिए जाने हैं और वो मिला के होंगे 700, मतलब 700 को बांटना है बच्चों में, 7 कैश प्राइजेस दिए जाएंगे जो फर्स्ट 7 स्टूडेंट्स हैं टॉप के। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, अगर हर दूसरा प्राइस अपने पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो आपको हर एक प्राइस की वैल्यू बतानी है।
700 हमें बांटने हैं 7 स्टूडेंट्स में, तो S7 इज इक्वल टू 700। अब पहले बच्चे को जितना प्राइस मिलेगा, मान लो उसको X मिलता है, दूसरे बच्चे को उससे 20 रुपीज कम मिलेगा, तीसरे बच्चे को सेकेंड बच्चे से 20 कम मिलेगा, यानी कि X माइनस 40 मिलेगा, फिर अगले को X माइनस 60 मिलेगा, तो सो ऑन। तो इस तरीके से 7 स्टूडेंट्स को हम इसको कंप्लीट ही करते हैं। X माइनस 60 मिलेगा, फिर X माइनस 80 मिलेगा, फिर 1 2 3 4 5 एंड फिर 6 एंड फिर 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कैश प्राइसेस दिए जाने हैं। हमें एक का पता चल गया X का, तो हमें बाकी सब बच्चों के प्राइसेस पता चल जाएंगे कि कितना कैश प्राइस मिला। हमें पता है कि 7 स्टूडेंट्स को वो प्राइस दिया जाने वाला है, और हमें पता है कि A इज X, फर्स्ट टर्म इज X, और D कितना है, D है -20, क्योंकि हर एक बच्चे को, आगे वाले बच्चे को 20 रुपीज कम मिलेंगे। तो हम निकालेंगे S7 दे रखे है हमें 700 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लगा देंगे 7/2 n/2 2a जो कि यहाँ पे है x प्लस n-1 7-1 और d है -20, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2। इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/7 को इधर ही लेके आ जाते हैं, 2/7 को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 100, यानी कि 200 आ जाएगा। तो 200 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 इंटू 20, यानी कि -20 आ जाएगा, -120 -120 इज इक्वल टू 200। तो 2x, ये 120 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 320, तो x आ जाएगा हमारा 320 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 160। तो पहला प्राइस दिया जाएगा 160 का, पहला प्राइस है 160 का क्योंकि x है। दूसरा प्राइस है 20 को माइनस कर दो 140 का, तीसरा 120, देन 100, देन 80, देन 60 और देन 40। तो ये प्राइजेस उन बच्चों को मिलेंगे। नेक्स्ट करते हैं, सॉल्व दी क्वेश्चन। आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, आपको इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन है क्या, -4 है, फिर प्लस -1 है, फिर +2 है, फिर +5 है, सो ऑन एंड प्लस x है इज इक्वल टू 437। सबसे पहले तो ये देखो कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, अगर 3, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट सेकेंड टर्म करते हैं तो 2 + 1 3, अगली टर्म में से पिछले वाली टर्म को माइनस कर दो 3। तो ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो दैट मीन्स ये एक AP है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म है -4 और कॉमन डिफरेंस है 3। तो ये एक AP है जिसकी लास्ट टर्म है x। हमें नहीं पता कि कितनी टर्म्स हैं, लेकिन उनका टोटल है 437, उनका टोटल है 437। हमें नहीं पता कि x क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो Sn इज इक्वल टू 437, Sn इज इक्वल टू 437। Sn का फॉर्मूला लगा दो n/2 2a, a की जगह पे हम लिख देंगे -4 प्लस n-1 और d की जगह पे 3 लगा देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 437। तो n/2, इस 2 को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो 437 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 874। यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास -8 और +3n -3, मतलब कि 3n-11 आ जाएगा, और बाहर है n 3n-11, तो 3n² -11n और -874 इज इक्वल टू 0।
अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के लिए आप वो वाली ट्रिक यूज कर सकते हो जो मैंने आपको इस चैप्टर के वीडियोस में बहुत बार बताई है। तो -57n एन प्लस 46n माइनस 874 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से 57 भी 3 का मल्टीपल होता है तो 3n को कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा n माइनस 19। मुझे यहाँ पे भी n माइनस 19 चाहिए तो 46n को n से मैं डिवाइड कर दूंगी तो आ जाएगा प्लस 46 और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 19 एंड 3n प्लस 46 0, तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो n इज 19 या तो n इज इक्वल टू माइनस 46 अपॉन 3। ये तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी -46 फ्रैक्शन में नहीं हो सकता और नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स n इज इक्वल टू 19, यानी कि x टोटल टर्म्स है 19, तो x हमारी कौन सी टर्म है, 19th टर्म है x। a प्लस 19 माइनस 1 d इज इक्वल टू x। a है -4 प्लस 19 माइनस 1 यानी कि 18 और d है 3, तो ये आ जाएगा x -4 प्लस 54 इज इक्वल टू x, तो 50, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। नेक्स्ट है द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP whose first term is 8 and common difference is 20 is equal to the sum of first two n terms of another AP whose first term is -30 and common difference is 8। common difference is 8। तो दो एपीज हैं आपके पास, दो एपीज हैं, उसमें से पहली जो एपी है उसकी n टर्म्स का जो सम है दूसरी एपी की 2n टर्म्स के बराबर है। तो पहली एपी जो है उसकी फर्स्ट टर्म है 8 और उसका कॉमन डिफरेंस है 20, कॉमन डिफरेंस है 20। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी वाली एपी है, दूसरी एपी जो है उसकी हम फर्स्ट टर्म को अब कैपिटल ए मान लेते हैं क्योंकि ये वाली एपी को स्मॉल ए माना है। उसका फर्स्ट टर्म है -30 और उसका कॉमन डिफरेंस को भी डी कैपिटल मान लेते हैं, 8 आ जाएगा। तो इसकी जो एन टर्म्स हैं एस एन है, उसकी जो 2n टर्म्स हैं, इन दोनों का टोटल क्या है, सेम है, तो इसकी एस एन टर्म्स का टोटल कर लेते हैं, इसकी n टर्म्स का टोटल कर लेते हैं और इसकी 2n टर्म्स का टोटल कर लेते हैं, उनको इक्वेट कर लेंगे जिसके बेसिस पे हमारा आंसर आ जाएगा। n निकालना है हमें कि n कितना है, तो एस एन आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 और d है 20, ये लिख देंगे हम, 20 आ जाएगा। आगे इसको कर लेते हैं, एस एन है n अपॉन 16 प्लस 20n माइनस 20, तो ये आ गया n अपॉन 20n माइनस 4। यहाँ पे भी हम कर लेते हैं 2n टर्म्स का टोटल कर लेते हैं, 2n अपॉन में 2 इंटू a यानी -30 प्लस n माइनस 1 यहाँ पे 2n माइनस 1 आएगा क्योंकि 2n टर्म्स हैं इंटू 8, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, n यहाँ पे आ जाएगा -60 प्लस 16n माइनस 8, तो आ जाएगा n -68 प्लस 16n। अब ये दोनों जो है आपस में इक्वल हैं, यानी कि दोनों का जो सम है एपी की इस n टर्म्स का टोटल और उसकी 2n टर्म्स का टोटल सेम है, तो उसके बेसिस पे हमें n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि n अपॉन 20n माइनस 4 इज इक्वल टू n -68 प्लस 16n। यहाँ पे n और n को कैंसिल कर दो,
2 से सारे को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10n-2। यहाँ पे है -68 + 16n। इस 10n को इधर ले जाते हैं तो आ जाएगा 6n, और इस 68 को इधर लेके आते हैं तो आ जाएगा +68 - 2। 66 = n, तो अपॉन 6, ठीक है, 6n है तो n विल बी इक्वल टू 11। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा हमारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, काफी बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है हमें। The students of a school decided to beautify the school on the annual day by fixing colorful flags on the straight passage of the school। तो एनुअल डे पे उन्होंने फ्लैग्स लगा के अपने स्कूल को डेकोरेट किया। They have 27 flags to be fixed at intervals of every 2 मीटर। हर 2-2 मीटर पे उन्होंने फ्लैग्स लगाए हैं। 27 फ्लैग्स हैं उनके पास। The flags are stored at the position of the middlemost flag। यानी कि जो मिडल मोस्ट फ्लैग होगा उसके आसपास फ्लैग लगाए हैं 2-2 मीटर की दूरी पे। मिडल मोस्ट फ्लैग कितना होगा? सबसे पहले तो 27 फ्लैग्स हैं, तो 27 + 1/2 n + 1/2 करके 14th जो फ्लैग होगा वो मिडल मोस्ट होगा। 13 उसके एक साइड पे होंगे, 13 उसके एक साइड पे होंगे, तो मान लीजिए ये 14th फ्लैग है मिडल में, ठीक है। तो द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ मिडल मोस्ट फ्लैग। जहां पे 14th फ्लैग पड़ा हुआ है वहीं 14th फ्लैग ऑलरेडी लगा हुआ है, उस वहीं पे सारे के सारे बाकी के 26 फ्लैग बच गए। 27 में से 14 फ्लैग लगा हुआ है, तो 26 फ्लैग जो बचे हुए हैं वो वहीं पे स्टोर किए हुए हैं। तो रुचि was given the responsibility of placing the flags। रुचि kept her books where the flags were stored। रुचि एक स्टूडेंट है जिसको कि ये काम दिया गया कि उसको फ्लैग्स लगाने हैं हर 2-2 मीटर की दूरी पे। मान लीजिए ये 2 मीटर है तो यहाँ पे एक फ्लैग, ये 2 मीटर की दूरी पे ये एक फ्लैग। तो इस तरीके से उसने फ्लैग्स लगाने हैं हर 2-2 मीटर की दूरी पे। इधर मिडल मोस्ट में क्योंकि ये वाला फ्लैग है, इधर 2 मीटर की दूरी पे एक फ्लैग, फिर इधर 2 मीटर की दूरी पे एक फ्लैग, 2-2 मीटर की दूरी पे उसको फ्लैग लगाने हैं। तो एक तरीके से 14th फ्लैग इधर है तो फर्स्ट 13 फ्लैग्स इधर लग जाएंगे, और ये बाकी के 26 हैं टोटल बाकी तो बाकी के 13 फ्लैग्स इधर लग जाएंगे। तो 2-2 मीटर की दूरी पे ऐसे कर करके 2-2 मीटर की दूरी पे उसको फ्लैग लगाते जाना है, एंड सो ऑन। अब है कि she could carry only 1 flag at a time। मतलब यहाँ पे फ्लैग पड़े हुए हैं, यहाँ पे फ्लैग पड़े हुए हैं, तो यहाँ से एक फ्लैग उठाना है, फिर उसको लगा के वापस जाना है, फिर दूसरा फ्लैग उठाना है, फिर वापस वहां पे दूसरे फ्लैग की जगह पे जाना है और लगा के वापस जाना है। How much distance did she cover in completing this job and returning back to collect her books। यहीं पे उसकी बुक्स भी पड़ी हुई है, तो यहीं से वो स्टार्ट करेगी और वापस आने में दोनों साइड पे फ्लैग्स 13-13 फ्लैग्स लगा के वापस आने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे उसकी बुक्स पड़ी हैं और यहीं पे फ्लैग पड़े हुए हैं, तो वो पहला फ्लैग लेके जाएगी, ये 2 मीटर की दूरी पे जाएगी, ये 2 मीटर की दूरी पे जाएगी यहाँ से, और फिर फ्लैग लगाएगी और फिर वापस आएगी। तो इस 2 मीटर की दूरी को पहले फ्लैग को लगाने में इसको 2 मीटर + 2 मीटर 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब वो उसने दूसरा फ्लैग उठाया, फिर वो 2 मीटर + 2 मीटर यानी कि 4 मीटर की दूरी पे गई और 4 मीटर की दूरी पे वापस आई। मतलब पहले गई, पहले यहाँ से गई वो इधर और फिर वो वापस आई 4 मीटर 4 मीटर यानी 8 मीटर। फिर उसने तीसरा फ्लैग उठाया और ये 8 मीटर की दूरी पे गई, फिर वो वापस आई क्योंकि उसको बारी बारी से ये काम करना है।
तो 4 और 2 6 मीटर गई और 6 मीटर आई, यानी कि 12 मीटर। इस तरीके से 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, 4 का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। उसको कितने फ्लैग्स लगाने हैं एक साइड पे? 13 फ्लैग्स लगाने हैं। तो यानी कि हमारे पास n है, n आ गया हमारे पास 13। तो टोटल डिस्टेंस एक साइड का कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया उसका 13 फ्लैग्स है, तो एस n आ गया हमारे पास 13। तो टोटल डिस्टेंस उसको एक साइड के 13 फ्लैग्स लगाने में कितना कवर करना पड़ेगा? 13/2 2a, यानी कि 2a क्या है हमारा? 4 प्लस 13 माइनस 1, n माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू डी। दोनों का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4, तो 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 13/2, 8 प्लस 12 इंटू 4 48। तो 13/2 इंटू 56 क्या आ जाएगा हमारे पास? 28, जो कि आ गया 364। तो ये एक साइड के 13 फ्लैग्स लग गए, जिसमें उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ गया 364 मीटर का। अब ऐसे ही दूसरी साइड पे भी जाएगी बारी बारी से, तो वहां पे भी उसको 364 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो टोटल उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 728 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर गुड्स? ये वाला काम किया, इधर वाले फ्लैग्स लगाए, वापस आई, फिर इधर वाले सारे फ्लैग्स लगाए, वापस आई। तो यहाँ तक आने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ गया? 728 मीटर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल कैरिंग अ फ्लैग? कैरिंग अ फ्लैग, तो मैक्सिमम उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा एक फ्लैग को कैरी करने में? ऑब्वियसली जो फ्लैग एक्सट्रीम एंड पे होगा, चाहे वो इधर साइड पे होगा चाहे वो इधर साइड पे होगा, उसको यहाँ से उठा के लेके जाने में उसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा। यानी वो यहाँ पे खड़ी थी, तो यहाँ से वहां पे गई फ्लैग लेके, ठीक है, यहाँ से कैरी किया हुआ था उसने फ्लैग, मतलब फ्लैग वहां पे लगा के वापस आई, तब उसके पास फ्लैग नहीं था, ठीक है, उसके पास तब फ्लैग नहीं था। हमसे पूछे कि कैरिंग अ फ्लैग, यहाँ से उसने फ्लैग उठाया, ठीक है, और उसको उठा के वो इतना सारा डिस्टेंस कवर करके वहां पे गई, वहां पे फ्लैग लगाया, फिर वो खाली हाथ वापस आई। तो खाली हाथ को कवर नहीं करोगे, इस डिस्टेंस को कवर करोगे। तो ये डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 13 फ्लैग्स लगाए हैं। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 26 मीटर कवर किया है वाइल कैरिंग अ फ्लैग, फ्लैग को उठा के। चाहे आप ये वाली साइड ले लो चाहे वो ये वाली साइड ले लो। ये लिखा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल कैरिंग अ फ्लैग, फ्लैग को उठा के उसने ये यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक गई, तो 26 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। आगे है 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, द रेशियो ऑफ 11th term to 18th term of an AP is 2:3। 11th term यानी A11 अपॉन A18, आपको रेशियो दे रखा है 2:3 यानी 2/3। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू दी 21st टर्म। तो 5th टर्म और 21st टर्म इनका रेशियो निकालना है। ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट 5 टर्म्स का सम S5 अपॉन S21, ये दो चीजें निकालनी है हमें। तो 11th टर्म क्या होती है? A प्लस 11 माइनस 1D यानी A प्लस 10D, और ये होगी 18th टर्म क्या होगी? A प्लस 18 माइनस 1D यानी कि 17D। तो 2/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर आ गया 3A प्लस 30D और इधर आ गया 2A प्लस 34D। A 2A इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 4D। अब हमारे पास A आ गया 4D। अब हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं। A 5th टर्म कौन सी होगी? 5th टर्म होगी A प्लस 5 माइनस 1D यानी कि A प्लस 4D,
और 21st टर्म कौन सी होगी, a प्लस 21 माइनस 1d यानी 20d। हम a की जगह पे 4d पुट कर देते हैं, तो 4d प्लस 4d और यहाँ पे आ गया 4d प्लस 20d, ये आ गया 8d अपॉन में 24d। 8 3 24, d से d कैंसल, तो 1/3 यानी कि रेशियो आ गई इनकी 1:3। 1:3 इसकी रेशियो आ जाएगी। अब हम इन्हें सम करना है, S5 निकालना है। S5 मतलब 5/2 2a प्लस n-1 यानी कि 5-1 और d, ये हो गया हमारा 5/2 और 2a प्लस 4d। मैं यहाँ से 5/2 2 को कॉमन ले रही हूँ इधर से, यहाँ पे रह गया a प्लस 2d, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, रह गया हमारे पास 5a प्लस 10d। ये सेम AP है, तो दैट मीन्स a की वैल्यू की जगह पे आप 4d पुट कर दो, तो 5 × 4d प्लस 10d, तो ये आ गया हमारे पास 30d। इसी तरीके से हम S21 निकालेंगे, तो 21/2 2a प्लस 21 माइनस 1d, ये आ गया 21/2 2a प्लस 20d। 2 फिर से कॉमन ले लो इधर बाहर, और अंदर रह जाएगा a प्लस 10d, तो ये रह गया हमारे पास। 21 को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 21a प्लस 10d, a की जगह पे 4d पुट कर देंगे, 4d प्लस 10d, तो ये आ जाएगा हमारे पास 84d प्लस 10d यानी कि 94d। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे 30d अपॉन 94d, d से d कैंसल, ये आ जाएगा हमारे पास रेशियो आ जाएगा 5:49 आ रहा है, तो कुछ तो यहाँ पे गलती हो गई है, 1 मिनट। तो यहाँ पे आ गया 2a प्लस 21 माइनस 1d 20d, 2 कॉमन लिया, a प्लस 10d कैंसिल हो गया, तो 20a प्लस 10d 54d प्लस 10d 94d। एक मिनट, यहाँ पे 21 को a से किया, 20 को 10 से तो किया ही नहीं। 210d 210d 210d, तो यहाँ पे आएगा 294d, तो ये आ जाएगा 294d। तो ये 6 के टेबल में आ जाएगा, 6 5 30 और 6 49 294, तो रेशियो हो जाएगा 5:49। अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द रेशियो ऑफ the 11th term to the 17th term is 3:4, यानी कि 11th term मतलब A11 upon A17 is 3:4। Find the ratio of 5th term to 21st term, सेम ही है ये क्वेश्चन। 21st term इसका रेशियो निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू दैट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, ये निकालना है। तो A11 मतलब a प्लस 11 माइनस 1d यानी कि 10d इज इक्वल टू, और यहाँ पे a प्लस 17 माइनस 1d यानी 16d इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से, 4a प्लस 40d 3a प्लस 48d, तो ये 3a इधर आ जाएगा, a 40d इधर आ जाएगा 8d, तो a इज इक्वल टू 8d। अब A5 और A21 फिफ्थ टर्म जो है होगी 5 - 1d यानी कि 4d अपॉन 21
यानी a प्लस 21 माइनस 1d यानी 20d। तो 8d लिख देते हैं, 8d प्लस 4d और यहाँ पे 8d प्लस 20d, तो आ जाएगा 12d अपॉन में 28d, d से d कैंसिल, ये हो जाएगा 4 3 12, 4 7 28, 3:7 रेशो आ जाएगी। अब हम निकालेंगे S5, ध्यान से S5 निकालेंगे 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 और d, 5/2 2a प्लस 4d, तो यहाँ पे 10a प्लस 20d, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब मैं डिवाइड कर देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ही ना हो। 2 से डिवाइड करेंगे 5a प्लस ये 10d, अब 5a की जगह पे हम पुट कर देंगे 8d प्लस 10d, तो 40d प्लस 10d, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 50d, 50d आ गया। अब S21 निकालेंगे, 21/2 2a प्लस 21 माइनस 1d, तो 21/2 2a प्लस 20d, यहाँ पे आ गया 42a, 21 को किया प्लस 420d अपॉन में 2, मतलब कि 21a प्लस 210d, तो a की जगह पे हम लिख देंगे 8d प्लस 210d, ये आ जाएगा 168d प्लस 210d, तो आ जाएगा 378d। अब 50d अपॉन 378d, d से d कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 के टेबल में ही आएगा 25 और 189, तो रेशो आ जाएगा 25:189 और ये है इसका आंसर। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।